एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक हवेली दिखाई जाती है जिसके बाहर रात को बहुत जोरों से बारिश हो रही है। उसके बाद हमें खिड़की से हवेली के अंदर का नजारा दिखाया जाता है जिसमें हम देख सकते हैं कि हवेली के अंदर एक पार्टी चल रही है जिसमें लोग ड्रिंक करते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। आगे हमें दिखाया जाता है उस हवेली के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति टांग पर चोट लगने के कारण अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठकर हंसते हुए कुछ लोगों से बातें कर रहा है और वह लोग अपना सर झुकाकर उस व्यक्ति की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। इसी ने यह पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। तभी हम देखते हैं कि पार्टी में खड़ा एक व्यक्ति जिसका नाम मिस्टर यामाजाकी होता है, वह पार्टी को छोड़कर सीढ़ियों की मदद से ऊपर के कमरे में चला जाता है। उसके बाद वह दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। इसी बीच घर के बाहर जो बारिश हो रही थी वह अब बंद हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हवेली के ऊपर वाले कमरे में दस्ताने पहना हुआ एक नीले कोट वाला आदमी रस्सी के एक छोर को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बांधकर बाकी की रस्सी को अपने साथ लेकर खिड़की से बाहर चला जाता है और हम देख सकते हैं कि उसने चेहरे पर एक मास्क भी पहना हुआ था। वह छत के किनारे पर बहुत ध्यान से चलकर कमरे की दूसरी बालकनी में जंप मार देता है। आगे हमें दिखाया जाता है जब वह कमरे का दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां पर मिस्टर यामाजाकी बैठे हुए थे। जब वह आदमी मिस्टर यामाजाकी को देखता है तो वह अपनी पिस्टल से उन्हें शूट कर देता है जिससे बहुत ही तेज आवाज आती है। गोली की आवाज को सुनकर पार्टी में खड़े सारे लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं और भागते हुए उस कमरे के दरवाजे को तोड़कर कमरे के अंदर घुस जाते हैं जहां पर मिस्टर यामाजाकी की लाश पड़ी हुई थी। इस दुर्घटना के बाद वहां के लोगों द्वारा इंस्पेक्टर मेगुरे को बुलाया जाता है और वह बूढ़ा व्यक्ति इंस्पेक्टर से कहता है कि आप कब तक मेरे मेहमानों को यहाँ पर रोक कर रखेंगे, हमें आपकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने जवाब में इंस्पेक्टर कहते हैं कि आप शांत हो जाइए सर, विक्टिम आपकी पार्टी का हिस्सा है तो आप हमारा सहयोग करते हुए थोड़ा सब्र रखिए। बूढ़ा व्यक्ति हैरान होकर पूछता है कि क्या आप कहना चाहते हैं कि किलर हमारे बीच ही उपस्थित है। इसी बीच हमेशा की तरह एंड में एंट्री होती है हीरो की, जिसको हमें कमरे के अंदर आते हुए दिखाया जाता है। इस हैंडसम डिटेक्टिव का नाम शिनिची होता है। वह बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट होता है। वह कहता है कि हाँ, किलर हमारे बीच में ही है क्योंकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए किलर 3rd फ्लोर पर अगली खिड़की की मदद से कमरे तक पहुंच गया और वहीं से वापस भी चला गया। विंडो के नीचे किसी के भी पैरों के निशान नहीं है जिससे यह पता चलता है कि यह मर्डर पार्टी में आए किसी इंसान ने ही किया है। जवाब में बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो क्योंकि हवेली की उन दोनों खिड़कियों के बीच का गैप 10 मीटर है। कोई भी इंसान एक खिड़की से दूसरी खिड़की की तरफ जंप मारकर नहीं पहुंच सकता। शिनिची कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि अगर किलर खिड़की के बाहर जाकर पतली छत के कोने पर पहुंच जाए तो उसकी दूरी बरामदे से सिर्फ 2 मीटर ही रहेगी और वह आराम से जंप मारकर उस कमरे में पहुंच जाएगा जहां पर मिस्टर यामाजाकी बैठे हुए थे। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम फिर बकवास कर रहे हो क्योंकि खूनी कत्ल करने के बाद वापस कैसे जाएगा, क्योंकि बरामदे से कोई भी इंसान अगली छत के कोने की तरफ जो कि पूरे 2 मीटर की दूरी पर है वहां पर जंप नहीं मार सकता और छत की चौड़ाई भी सिर्फ 10 सेंटीमीटर है। नीची कहता है कि किलर पहले कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचते वक्त अपने साथ रस्सी भी ले गया था जिससे बाद में वह वापस चला गया। इसी बीच इंस्पेक्टर हैरान होकर पूछते हैं कि फिर रस्सी को बाद में वहां से हटाया कैसे गया, जिस पर शिनिची कहता है कि रस्सी के दूसरे छोर को लकड़ी के एक छोटे डंडे पर बांधकर उसे बरामदे में फंसाया गया था जिससे उसे ढील देकर आराम से निकाला जा सके। अगर आप बरामदा चेक करोगे तो आपको वहां पर रस्सी के निशान मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर पूछते हैं कि मिस्टर यामाजाकी एक बंद कमरे में क्या कर रहे थे, जिस पर शिनिची जवाब देता है कि शायद किलर ने ही उनसे वहां पर दरवाजों को बंद करके रुकने के लिए कहा था क्योंकि उसके पास कोई सीक्रेट या जरूरी बात होगी जिसे वो मिस्टर यामाजाकी को अकेले में बता सके। बूढ़ा व्यक्ति गुस्से से कहता है कि बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब मुझे यह बताओ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का मर्डर किसने किया है। जिस पर शिनिची कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसे इस हवेली के बारे में पूरी जानकारी है और जो इस पूरे घर में बिना किसी शक के बड़े आराम से घूम सकता है और वह व्यक्ति है आप। बूढ़ा व्यक्ति डरकर उससे बोलता है कि मेरे पैर की इंजरी तो अभी ठीक भी नहीं हुई है तो भला मैं ये मर्डर कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद शिनिची वहां पर रखे हुए एक ऑब्जेक्ट को उठाकर बूढ़े व्यक्ति के ऊपर फेंक देता है जिससे बचने के लिए बूढ़ा व्यक्ति व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और काफी घबराने लगता है। शिनिची आगे बताता है कि तुम्हारे फिजिशियन ने हमें यह पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा दायां पैर 3 महीने पहले ही ठीक हो गया था और तुम्हारा अपने बेस्ट फ्रेंड मिस्टर यामाजाकी के साथ सीक्रेटली पैसों का लेन देन भी था। ये सब सुनने के बाद बूढ़ा व्यक्ति वहां से भागने लगता है लेकिन शिनिची भी उस टूटे हुए ऑब्जेक्ट को अपने पैर से हिट करता है जिससे वह ऑब्जेक्ट सीधा जाकर भागते हुए बूढ़े व्यक्ति के सिर पर लगता है। आगे इंस्पेक्टर शिनिची की बहुत तारीफ करते हैं और शिनिची कहता है कि अगर किसी भी मुश्किल केस को सॉल्व करने में आपको मेरी मदद चाहिए तो आप कभी भी मुझे बता सकते हैं। अगले सीन में हमें शिनिची के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर वह अपने बेड पर घोड़े बेचकर सो रहा होता है पर अचानक से उसका घर बहुत जोरों से हिलने लगता है और उसे काफी ऊंची आवाज सुनाई देती है जिसके कारण उसकी नींद टूट जाती है और वह घबराते हुए सीधा उठकर खिड़की से बाहर झांकता है जहाँ हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिसका नाम हिरोशी अगासा होता है जो एक्चुअली में शिनिची के बहुत अच्छे दोस्त और उसके पड़ोसी भी होते हैं और वहाँ पर अपने नए आविष्कार पर्सनल मोबिलिटी रॉकेट का यूज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी दीवार टूट जाती है और उन्हें काफी चोट लगती है और वह
शिनिची को उसे उठाने के लिए माफी भी मांगते हैं। इसके बाद हमें शिनिची के घर के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी दिखाई जाती है, जहाँ पर शिनिची प्रोफेसर के जख्मों पर दवाई लगा रहा होता है और प्रोफेसर अगासा उसे कहते हैं कि इतनी सारी किताबें होने के कारण शायद तुम्हारे पापा एक इंटरनेशनल मिस्ट्री राइटर बन पाए। तो यहाँ पर हमें शिनिची के फादर के प्रोफेशन के बारे में पता चलता है कि वो एक इंटरनेशनल मिस्ट्री राइटर हैं। प्रोफेसर आगे बताते हैं कि मैं सीक्रेटली एक पर्सनल मोबिलिटी रॉकेट बना रहा हूँ, जिससे ट्रैफिक जैम्स की समस्या खत्म हो जाएगी और मैं मुकेश अंबानी से भी अमीर बन जाऊंगा। जिसके बाद गलती से उनका रॉकेट स्टार्ट हो जाता है और वह सीधा जाकर बुक शेल्फ से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। अगले सीन में हमें एक ऑफिस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक आदमी टेबल पर रखे न्यूज़पेपर में शिनिची की तस्वीर को घूंसे मारकर अपनी भड़ास निकाल रहा होता है। उस आदमी का नाम कोगोरो मोरी होता है और वह भी एक डिटेक्टिव होता है। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कोगोरो मोरी की बेटी होती है। उसका नाम रैन होता है। वह हाई स्कूल सेकंड ईयर की स्टूडेंट है और अपने स्कूल में जूडो कराटे क्लब की मेंबर भी है। वह अपने फादर के लिए लंच लेकर आई होती है और अपने फादर के इस व्यवहार से बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि शिनिची उसका बहुत अच्छा फ्रेंड होता है और वो अपने फादर से कहती है कि खुद की भावनाओं पर आप कंट्रोल रखिए। जवाब में उसके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस सब का कारण सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो एक डिटेक्टिव का काम कर रहा है और जिसकी वजह से मुझे शायद ही कोई काम मिलेगा। रैन कहती है कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि शिनिची अपने काम में बहुत ही अच्छा है। उसके फादर गुस्से में कहते हैं कि मुझे भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं। रैन कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 3 बच्चे सड़क के किनारे टीवी पर न्यूज देख रहे थे, जिसमें शिनिची को आधुनिक जमाने का जापानीज शेरलॉक होम्स बताया जाता है। सड़क के पास खड़ी बहुत सारी लड़कियां भी शिनिची की बहुत तारीफ करती हैं और आपस में बात करते हुए कहती हैं कि शायद हमें उसे एक लव लेटर लिखना चाहिए। इस बात से हमें यह पता चलता है कि शिनिची को लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। उसी वक्त शिनिची भी सड़क के पास से गुजर रहा होता है और अपनी सारी तारीफ सुनकर वह बहुत खुश होता है। पर तभी हम देखते हैं कि रैन वहां पर आकर शिनिची के ऊपर काफी नाराज होती है और कहती है कि तुम बहुत बुद्धू हो और तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो।